गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीजन फैमिली के पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली पार्ट फर्स्ट। देखिए, हमारे सिलेबस 2021-22 में कौन कौन से आपके टॉपिक्स जो है वो आने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। देखिए, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, डाई ऑक्सीजन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, देन ओजोन, सल्फर, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, sulfur dioxide, preparation properties and uses, H2SO4 properties and uses, then oxo acids of sulfur, इनके केवल स्ट्रक्चर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पीरियोडिक टेबल से। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसमें एक्सट्रीमली लेफ्ट में आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है और एक्सट्रीमली राइट के अंदर आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है, बीच में डी और सबसे नीचे एफ। तो हम यहाँ पे ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन और फिर आपके जीरो ग्रुप। तो हम आज बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की। तो देखिए, जैसे ये आपकी फैमिली है जिसमें ये आप है, ये आपके पापा है, आपकी मम्मी है, ये आपका सबसे छोटा भाई है, ठीक है। तो इस फैमिली में भी सबसे छोटा जो है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में सबसे छोटा मेंबर कौन है? ऑक्सीजन। अब देखिए, ये रही आपकी ऑक्सीजन फैमिली। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट ऑक्सीजन है, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, फिर लिवरमोरियम। अब ऑक्सीजन से टेलुरियम तक ये सारे ही नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद में पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल है और लिवरमोरियम ये भी रेडियो एक्टिव है। इसकी टी हाफ बहुत कम होती है, इसलिए इसकी केमिस्ट्री अभी एस्टेब्लिश हुई नहीं है, तो हम इसको कंपैरिजन में नहीं लेंगे। इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए। ऑक्सीजन को आप लिखेंगे O, सल्फर को लिखेंगे स्टाइल, सेलेनियम को से, टेलुरियम को टी और पोलोनियम को PO। इस तरीके से याद रखोगे, O स्टाइल से टीपो, ठीक है। O स्टाइल से टीपो, OSSETPO। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये सारी फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं उनको हम चेल्कोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेल्कोजन। इनको हम चेल्कोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो मेटल, मैक्सिमम मेटल जो है वो उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं या फिर सल्फाइड या सल्फेट की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ओर फॉर्मिंग फैमिली या फिर चेल्कोजन बोलते हैं। देखिए, सबसे एबंडेंट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। और एटमॉस्फेयर में भी ये 21% होती है, लाइफ के लिए एसेंशियल है। सल्फर दो फॉर्म में मिलती है, सल्फेट एंड सल्फाइड। ये सल्फेट है और ये आपका सल्फाइड है। सल्फेट में कौन कौन से आपके कंपाउंड्स फॉर्म करता है? सल्फेट में देखिए CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। ये देखिए मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, ये आपका इप्सम सॉल्ट है। और BaSO4 ये आपका बोराइट है, ठीक है। अब आप सल्फाइड एस की बात करते हैं, और की बात करते हैं, तो देखिए ये PbS, इसको गैलेना बोलते हैं, ये गैलेना है। जिंक सल्फाइड, ये जिंक सल्फाइड, इसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइटिस, ठीक है। तो ये सारी आपके सल्फाइड हो रहे हैं। सल्फर इसके अलावा आपके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मिलता है, सल्फर प्रोटीन में मिलता है। जितने भी प्रोटीन होती है वो एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। और आपको पता है कि 3 एमिनो एसिड जो है, बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं, 3 एमिनो एसिड सल्फर वाले होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। ओके, इसके अलावा सल्फर कहाँ पे मिलती है आपको? प्रोटीन के अलावा आपको सल्फर मिलती है ऑनियन में, गार्लिक में,
इसके अलावा आपको सल्फर मिलती है एक्स में, ठीक है, तो इन सब में सल्फर मिलती है। तो ये हो गई अकरेंस। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP4 होता है। NH2NP4 कैसे लिखेंगे, ये आपका NS है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका NP4 है, ये P में 3 ऑर्बिटल, ये देखिए ये NP 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके P ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए P फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। सल्फर का मिल जाएगा, सेलेनियम के लिए 18 जोड़ेंगे, फिर टेलुरियम के लिए फिर 18 जोड़ेंगे, फिर पोलोनियम के लिए आप इसमें 32 जोड़ देंगे, फिर पोलोनियम से लिवरमोरियम के लिए 32 जोड़ देंगे। इस तरीके से एक एक शेल जोड़ते जाएंगे। तो पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 18, 18, 32, 32 इस तरीके से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 2, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके से। अब देखिए इन सब का आपको NH2NP4 सब में मिलेगा। तो ये देखिए ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो 2s2 2p4 लिखेंगे। थर्ड पीरियड 3s2 3p4, फोर्थ पीरियड 4s2 4p4, फिफ्थ पीरियड 5s2 5p4, सिक्स पीरियड 6s2 6p4, सेवन पीरियड 7s2 7p4, ठीक है। अब इसके बीच में आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जोड़ते जाएंगे। देखिए तो आप क्या करते हैं, डी ब्लॉक जो है 3D स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, है ना, स्कैंडियम 21 से, और आपका जिंक 30 तक होता है। फिर 4D जुड़ता है, फिर आपका 4F जुड़ेगा, 5D जुड़ेगा, ठीक है, फिर 5F और 6D इस तरीके से जुड़ेंगे। 3D आपको 21 के बाद से जो एलिमेंट आते हैं तब जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 से 34, तो यहाँ पे सल्फर से सेलेनियम के बीच में 3D जुड़ जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम से टेलुरियम 52 है, 4F नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 4F कहाँ से जुड़ता है, लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से जुड़ती है, 57 से, लेंथेनम से। तो यहाँ से भी आपका क्या जुड़ेगा, 4D जुड़ जाएगा। फिर 52 से 84 के बीच में आपका 4F जुड़ेगा, ऑब्वियसली 4F जुड़ेगा क्योंकि 57 के बाद का है ये। फिर पोलोनियम से लिवरमोरियम 5F जुड़ेगा, ठीक है, 5F जुड़ेगा। इस तरीके से आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन को आपको p ऑर्बिटल में भेजना है, ठीक है। तो NH2NP4 तो आपको लास्ट में लिखना ही है। अब बात करते हैं हम इनके ट्रेंड्स के बारे में। देखिए ट्रेंड्स जो है वो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स की बात करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपने क्या जोड़ा था, इस तरीके से शेल्स जोड़े थे, है ना। तो ये आपने 8 जोड़ा था, फिर 8 जोड़ा, फिर 18, है ना। तो इस तरीके से आप शेल्स जैसे जैसे जोड़ते जाते हैं, हाँ सॉरी 2, 8, 18, तो आपने 8 जोड़ा था, 18 जोड़ा था, फिर 18 जोड़ा था, फिर 32, फिर 32। तो शेल्स जो है आप जोड़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम होती है। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और आपके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट में जाने पर, जिससे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, ओके। तो ये हम बात करते हैं पीरियड की। एटॉमिक रेडियस पीरियड में कम होती है, ग्रुप में बढ़ती है। चलिए दूसरा देखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बताया था मैंने आपको। ये आपका एटम है, इसके ये लास्ट शेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम होगा साइज बढ़ने से, है ना। और आपका यहाँ पे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, ओके। लेफ्ट से राइट में आप जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगी, एटॉमिक रेडियस कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लिथियम से लगाकर आपका फ्लोरीन तक
ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ये तो आपकी पीरियड में बात हो गई। ग्रुप में बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन से पोलोनियम तक आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये क्या कर रहा है बंदा, ये कुछ गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने ई लिखा है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की जगह कुछ और समझिए। ये सिर्फ ये क्या है, कुछ न कुछ गेन करने के लिए इसको खींच रहा है, मतलब ये इसको पाना चाहता है तो ये खींच रहा है। तो खींचने में कुछ तो एनर्जी इसकी लगेगी ना, तो इसको क्या करना, देखिए कुछ पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, बोलते हैं ना ये पसीना बहा रहा है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं एटम के लिए, एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। ये एटम है आपका, एटम क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी इसकी रिलीज होगी, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसी को उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब ये रिलीज कर रहा है एनर्जी तो ये नेगेटिव में वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए सारी किलो जूल पर मोल में एनर्जी दे रखी है, ये सारी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। अब आप देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। तो देखिए सल्फर से आपकी पोलोनियम तक EgE कम हो रही है, लेकिन आप देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर से कम है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन आपको नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है, आपका ऑक्सीजन जो है ना वो घर में क्या है, सबसे छोटा है। क्या है, ऑक्सीजन घर में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो सब चलता है, वो कुछ भी करे, उसकी साइज स्मॉल होती है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है आपको, इसमें ऑक्सीजन में, तो एक्चुअल में इसकी साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है किसकी, ऑक्सीजन की। ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन की, इसको वही से लिखते हैं, एलिमेंट है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, स्मॉल साइज होती है, तो आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है जितनी एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। तो एनर्जी कम रिलीज होती है, इसलिए इसके सल्फर से कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम, ये आपका एटम है, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, जितनी पावर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है, ओके। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्यों होती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो एक्चुअल में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का, वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से उसको बाउंड करके नहीं रख सकता। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं कर सकता, बाउंड नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आपको पता है बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की तुलना में रिलीज करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। अब आप देखिए ये तो आपकी ग्रुप की बात हो गई, पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, क्यों, एटॉमिक रेडियस कम होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ओके। चलिए मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं हम। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन जितना इजीली रिलीज करेगा कोई एटम, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, अट्रैक्ट करने की पावर कम होती है, ईपी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पर। आप देखिए ग्रुप पीरियड के अंदर आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाते हैं, क्यों कम हो जाते हैं, देखिए आप इधर से इधर क्या एक्सट्रीम में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो मेटल है, फिर आप लेफ्ट से राइट में एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल है। तो देखिए लेफ्ट से राइट में जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही कम होगी, मेटेलिक कैरेक्टर उतने ही कम होंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं एलोट्रॉपी की। तो ये सारे ही मेंबर जो है ना, ऑल द मेंबर्स शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट, एक एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म में रहता है, उसको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सारी एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में होता है, O2 और O3, ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, कितने सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। तो सल्फर का अल्फा जो एलोट्रॉप होता है उसको हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं, रोम्बिक। बीटा को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक। गामा को हम बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। डेल्टा को हम बोलते हैं कोलाइडल। इतने सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं सल्फर के। सेलेनियम के दो होते हैं, एक तो रेड सेलेनियम, दूसरा ग्रीन सेलेनियम। तो जो रेड सेलेनियम होता है वो नॉन मेटेलिक फॉर्म में होता है, ग्रीन मेटेलिक फॉर्म में होता है। टेलुरियम भी दो फॉर्म में होता है, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक। ठीक है, नॉन मेटेलिक होता है और नॉन मेटेलिक दो होते हैं। पोलोनियम के भी दो होते हैं, अल्फा पोलोनियम एंड बीटा पोलोनियम। तो देखिए मैंने सबके एलोट्रॉपिक फॉर्म आपको लिख दिए है। अभी हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ग्रुप में आपके ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, तो क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती है। जितनी ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ेगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन और सल्फर, इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब ऑक्सीजन जो है सबसे ऊपर होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सल्फर का ज्यादा होता है। लेकिन ये डिफरेंस भी जो है ना वो इन दोनों के बीच में, अदर एलिमेंट्स को के बीच का जो डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, उससे इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा होता है। डिफरेंस क्या होता है? लार्ज। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसमें आपको ये पता है कि ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक होता है। ठीक है, डायटोमिक होता है, इस तरीके से दो एटम से मतलब दो एटम की फॉर्म में रहता है। बाकी सारे ही जो सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारे क्या है? पॉलीएटॉमिक होते हैं। जैसे सल्फर जो है, अदर एंड सल्फर, ये आपको देखा, ये ऑक्टाएटॉमिक है, 8 होते हैं। ठीक है, इसमें ये डायटोमिक फॉर्म में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अदर जो भी होते हैं उनमें कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। मतलब बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होती है दूसरे मेंबर्स के बीच में, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरा रीजन आपको ये समझ में आ गया होगा, एटॉमिक साइज ज्यादा, बॉन्ड मजबूत। ऑक्सीजन का कम होने का रीजन, ऑक्सीजन की साइज छोटी और ऑक्सीजन के बॉन्ड वीक। ठीक है, ओके चलते आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फिर देखना चाहिए। NH2NP4 होता है। ठीक है, अब NH2NP4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट की संभावना क्या होती है? चारों इलेक्ट्रॉन यदि ये डोनेट कर दे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा ये, और यदि ये NH2 और NP4 दोनों के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो ये आपके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +2 और +4। तो इसको हम बोलेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होती है? +4 और +6। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं हम ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो है वो आपने सुना होगा कि ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो पहला कौन सा है भाई? फ्लोरीन के बाद में ना, पहला फ्लोरीन है। इसके बाद में ये सेकंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ले सकता है इजीली,
इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है भाई, हर कोई करना चाहता है, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यदि और ले ले तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। एग्जांपल है वाटर H2O, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन इसके अलावा बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -2 तो मैंने बताया, -1, 0, +1 एंड +2, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन -2 में H2O बना दिया, -1 में H2O2 बनाएगा, इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में O2, O3, O2F2, इसमें +1 में OF2+2 में। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड फॉर्म करता है। चलिए, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब अदर्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे अदर्स की बात करते हैं। अदर्स मतलब सल्फर और अदर्स, सेलेनियम, टेलुरियम। अदर्स जो होते हैं मेंबर इसके, वो क्या करते हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही कम कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वेरी लेस, ठीक है, लेस कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत कम कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब देखिए सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इन तीनों की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से तो कम होती है। तो ये जनरली है आपका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के कंपाउंड देख लेते हैं। प्लस में SO2, SO2 कौन सी है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये आपके +4 एंड +6 में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। +4 का मैं लिख रहा हूं यहाँ पे SO2, H2SO3, ठीक है। एक और आपको दिखा देता हूं एग्जांपल, S4, ये हो गया आपका सल्फर। अब सल्फर +6 में भी कंपाउंड फॉर्म करता है, SO3, H2SO4 एंड SF6, ये कंपाउंड हो गए आपके। अब आपके सारे जो है ना वो +4 और +6 में करते हैं। एक पोलोनियम की बात मैं अलग से बता देता हूँ, बाकी सारे आपका सेलेनियम, टेलुरियम भी +4 और +6 में कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है। अब पोलोनियम को देख लो, ये वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो बहुत कम चांस होते हैं, मतलब इसके चांस ही नहीं होते कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ऊपर से नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाने का सवाल ही नहीं। ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करता है, और इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी +2 होती है, इसमें कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये आपके हो गए सारी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम एक बार सारी कंपाउंड्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो आपके कैसे फॉर्म करेंगे, -2 में करेंगे, -1 में करेंगे, 0 में, +1 में और +2 में। सल्फर करेगा -2 में करता है, सल्फर +4 में करता है, +2 में करता है, +4 में करता है और +6 में कंपाउंड फॉर्म करता है। ये सल्फर नहीं, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ये भी सारे के सारे जो है इसी तरीके से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये दोनों भी आपका -2 को छोड़ दो, ठीक है। -2 में बहुत कम कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इतने कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं जितना ऑक्सीजन करता है। तो -2 जो है इनकी लेस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, +4, +6 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। पोलोनियम मैंने आपको बताया माइनस में कंपाउंड फॉर्म करता ही नहीं है, +2 और +4 में ही करता है। ओके, अब एक और बात यहाँ पे, ऊपर से नीचे जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। ऐसा होता है IPE की वजह से। इस IPE को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए +6 कब बनेगा, जब आपका NS और NP इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, NS और NP। अब +4 कब करेगा, जब आपके NS के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल NP के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तब ये बनेगा।
मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो NH के इलेक्ट्रॉन आपके रिलक्टेंट हो जाते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक और चीज है, ऊपर से नीचे जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी भी कम होती है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड क्यों फॉर्म होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करेगा। भाई अब आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। चलिए ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं एनामोलस बिहेवियर। ये आपकी फैमिली है भाई साहब, ये आप है, पापा, मम्मी, आपका छोटा भाई। सबसे ज्यादा विचित्र व्यवहार किसका होता है? इसका, आपके छोटे भाई का, मम्मी की गोदी में ही है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है, इसकी स्मॉल साइज है। कैसी है? स्मॉल साइज है, छोटा है ना। दूसरी बात है ये सबका ध्यान अट्रैक्ट करता है, सबकी अटेंशन को पे करता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, सबको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। इसके पास में छोटा होने की वजह से इसके पास में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती डी ऑर्बिटल की, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो आपका 2s और 2p, ये दो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2d का एक्चुअल में आपका अवेलेबिलिटी होती नहीं है, ये 2d फॉर्म ही नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसके पास में डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या शो करते हैं? एक तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, H2M टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। H2M कौन कौन से हो सकते हैं? H2O, H2S, H2Se, H2Te, ये सारे हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इन सब के बारे में बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, लिखा है ना, ये बढ़ती है। तो आप H2O से H2Te की तरफ जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे कम एसिडिक कौन होता है? आपका वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है ना भाई। वाटर की पीएच चेक करी होगी आपने कभी, तो वाटर कैसा है? कोई एसिडिक पीएच का होता है? नहीं होता है, लेकिन आप नीचे जाएंगे ना तो सारे एसिडिक मिलेंगे आपको। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए ऊपर से नीचे जाने पर इस ऑक्सीजन से टेलुरियम तक साइज बढ़ती है, ठीक है। क्या होता है? इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज, अभी डिस्कस किया था, एटॉमिक साइज बढ़ती है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा? जितना बड़ा एटम होगा ना उतना ही बॉन्ड ज्यादा लंबा फॉर्म करेगा, बड़ा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है ना वो बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जब जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ उतनी ही उसकी मतलब एक्चुअल में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ जो है देखिए कैसे, ये MH जो है इस तरीके से, ठीक है, फिर आप देखिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्योंकि इसकी साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। जितना बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने का मतलब बॉन्ड वीक है। वीक बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? इजी होता है ना। तो ये इसको लिखेंगे इजी टू ब्रेक। तो जब वीक बॉन्ड होगा तो इजी टू ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? H+ जो ये H है ना, H रिलीज हो जाएगा, तो H+ को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H+ इज, H+ ज्यादा होगा तो टेंडेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H+ इंक्रीज हो जाएगा। H+ जितना ज्यादा आपका डिसोसिएट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। तो थर्मल स्टेबिलिटी को मैं लिखता हूँ TS। ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी
देखिए थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में, ये मैंने क्या लिख दिया, देखिए ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर। बात समझिए, यहाँ पे आप H2O से H2TE की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड की साइज बढ़ जाती है, तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने से बॉन्ड वीकर हो जाता है। वीकर बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है, इजी टू ब्रेक, है ना, इजी टू ब्रेक। तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर की। रिड्यूसिंग पावर तीसरा है आरपी, रिड्यूसिंग पावर। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं आप तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। रिड्यूसिंग पावर का सीधा सीधा संबंध जो है थर्मल स्टेबिलिटी से है। थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, H प्लस आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस इजीली रिलीज हो जाएगा आपका, तो ये हाइड्रोजन जो है अवेलेबल हो जाएगा किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होने से रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है। क्योंकि रिड्यूसिंग के लिए आपका हाइड्रोजन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, ये सीधा क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन कर देगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ एक्चुअल में दो तरीके के ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक तो आपका EO2 टाइप का ऑक्साइड होता है, दूसरा EO3। ठीक है, E मतलब एलिमेंट, तो ये डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, आपका SeO2 है, TeO2 है, POO2, इस तरीके से डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ट्राइऑक्साइड का देखते हैं, ट्राइऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड और पोलोनियम ट्राइऑक्साइड। इस तरीके से, ये पोलोनियम ट्राइऑक्साइड तो आप अभी बात करते हैं, पहले ये इस तरीके से ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मिटा देते हैं हम। ओके, अब देखिए बात करते हैं हम इनके ट्राइऑक्साइड्स की। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डाइऑक्साइड होते हैं उसकी हम रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं, तो EO2 टाइप के ये आपके ट्राइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है। ऊपर से नीचे जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से टेल्यूरियम डाइऑक्साइड तक आपकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग पावर कम हो जाती है, आरपी कम हो जाती है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड का। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, ऑक्साइड का कम होता है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए साइज बढ़ती है, सल्फर से टेल्यूरियम तक साइज बढ़ती है। ठीक है, साइज बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती है, सीधी सी बात है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, ये कम हो जाती है। ये कम होने से क्या होता है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है ना, तो बॉन्ड को ब्रेक करने का इजीली ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो इजीली रिलीज कर देगा। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन जब इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन कर देगी ना, तो ऑक्सीडेशन करेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। जब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। ये दूसरे के क्या अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये कम हो जाएगी। समझ में आया, साइज बढ़ेगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, इजीली ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन इजीली रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी, रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। ये हो गई आपके डाई हैलाइड्स की बात। अब हम बात करते हैं ट्राई हैलाइड्स के बारे में। एक मिनट, अभी हम बात करते हैं, सॉरी, देखिए अब हम बात करते हैं ट्राइऑक्साइड के बारे में। ये तो डाइऑक्साइड थे, अभी मैं आपको एक यहाँ पे ट्राइऑक्साइड के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये आपका जो है
देखिए हाँ, अब बात करते हैं ट्राई ऑक्साइड है ना, EO3। EO3 टाइप के ट्राई ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर ट्राई ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, टेंडेंसी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखिए ट्राइऑक्साइड कितनी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +6 में है। मैंने आपको बताया था ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है। दूसरा बात करते हैं ट्राइऑक्साइड के एसिडिक नेचर की, स्ट्रेंथ की। तो देखिए ट्राइऑक्साइड के एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये दोनों रीजन जो है उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा इफेक्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। लेफ्ट से राइट में जाते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये सल्फर, यहाँ पे आपका S ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इधर P ब्लॉक के, तो ये सारे मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं P ब्लॉक में। लेफ्ट से राइट में जाने पर देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही है। ओके, तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक मिनट, बात करते हैं हेलोजेंस के बारे में। तो ये हेलोजेंस जो है वो आपके देखिए तीन तरीके के, आपके चार तरीके के हेलोजन फॉर्म करते हैं। एक तो आपका EX टाइप का हेलोजन फॉर्म होता है, दूसरा आपका EX2 टाइप का हेलोजन, फिर EX3, और फिर आपका सॉरी EX4, और फिर आपका होता है EX6। इस टाइप के हेलोजन फॉर्म करते हैं। तो ये मोनो हेलोजन EX जो होता है ना, उसके एग्जांपल देख लीजिए आप, H2F2, ये सारे डाइमरिक फॉर्म में होते हैं। जो मोनो हेलोजन जो है डाइमरिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। H2F2, H2Cl2, Se2Cl2, ये सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। मोनोहेलाइड्स जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे देखिए Se2Cl2, ये SeCl4 और Se में कन्वर्ट हो जाता है। तो Se2Cl2 जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 और 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक आपका कंपाउंड जो है वो जब दो कंपाउंड फॉर्म करता है तो एक तो अपने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक अपने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो मतलब एक रिएक्शन के अंदर आपको 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है एक ही एलिमेंट की। तो यहाँ पे आपको सल्फर की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। तो ये रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए हेलोजन की स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हेलोजन होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये हेलोजन की स्टेबिलिटी होती है। अब मैं आपको एक पीपीटी लेके आपको समझा देता हूं, और देखिए ओके। देखिए अब आप यहाँ पे बात करते हैं हम टेट्राहेलाइड की। तो टेट्राहेलाइड EX4 टाइप के टेट्राहेलाइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल है SF4, ठीक है। दूसरा आप देखिए SeF4, तीसरा एग्जांपल है TeF4। अब ये जो SF4 जो होता है ना वो गैसियस फॉर्म में होता है, SeF4 जो होता है वो लिक्विड में होता है, TeF4 आपके सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ये आपके सारे टेट्राहेलाइड है। अब बात करते हैं हेक्साहेलाइड की। तो EX6 टाइप के हेक्साहेलाइड फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें EX6 टाइप के ये हेलोजन जो है ना, X है हेलोजन, कॉमन हेलोजन है। इसमें यदि X = F होता है तभी ये हेलाइड स्टेबल होते हैं, मतलब हेक्साहेलाइड तभी स्टेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे EF6 ओनली, ये हेलाइड जो है वो स्टेबल होते हैं। क्लियर? बाकी सारे ही आप जो है एलिमेंट कुछ भी ले लो, यदि ये फ्लोरीन नहीं है तो ये अनस्टेबल है। अब इसमें से भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अब फ्लोरीन वाले सारे हेलाइड स्टेबल होते हैं, हेक्साहेलाइड, लेकिन एलिमेंट यदि आप सल्फर होता है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये होता है एक्सट्रीमली
स्टेबल। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन क्या है, देखिए स्टेरिक रीजन को समझते हैं। ये सल्फर जो है ना वो चारों तरफ से आपके फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, इस तरीके से सब तरीके से ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। अब ये फ्लोरीन से इस तरीके से गिरा है तो अदर जो स्पीशीज इसके ऊपर अटैक करेगी वो एक्चुअल में ये सब तरीके से गिरा होने की वजह से ये अटैक नहीं कर पाएगी, ठीक है, अटैक नहीं कर पाएगी, जिससे ये आपका एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाएगा। अब ये आपका हो गया पार्ट फर्स्ट पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।